गुप्तकालीन भारत में सबसे पहले गुप्त प्रशासन में सबसे पहले राजतंत्र। गुप्त काल में राजाओं की देवत्व का सिद्धांत अत्यंत लोकप्रिय था। समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है जो पृथ्वी पर रहने के लिए आया था। कुछ शासकों को पंचम लोकपाल या देवी रक्षक भी कहा गया है, परंतु यह अर्थ नहीं है कि गुप्त शासकों ने अपने देवत्व के कारण अपने को सर्वथा निर्दोष मानने का दावा किया हो। गुप्त सम्राटों की उपाधियां परम देवता, परम भट्टारक, एकाधिराज, महाराजाधिराज, पृथ्वीपाल, परमेश्वर, सम्राट, एकाधिराज और चक्रवर्ती थी। श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और कुमारगुप्त प्रथम जैसे शासकों ने केवल महाराज की उपाधि धारण की। कालिदास द्वारा दी गई राजसी उपाधियां हैं राजन, नरपति, देव, भट्टारक, अप्रतिरथ, सम्राट आदि। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी को महादेवी ध्रुव देवी कहा गया है। कभी कभी रानियों के परम भट्टारिका तथा परम भट्टारिकाज्ञा महादेवी भी कहा गया है। गुप्त शासकों को विस्तृत शक्तियां प्राप्त थी। वे शक्तियां राजनीतिक, प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक क्षेत्रों में थी। बहुधा वे स्वयं ही सेनापति भी होते थे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त ने अपनी सेनाओं का स्वयं नेतृत्व किया। गुप्त सम्राट सभी गवर्नर, मुख्य सैनिक और नागरिक कर्मचारी नियुक्त करते थे। वे सब सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर तथा उनके कर्मचारी सम्राट के आदेश तथा पथ प्रदर्शन में काम करते थे। उसी प्रकार केंद्रीय सचिवालय भी सम्राट की देखरेख में काम करता था। सम्राट ही सब प्रकार की उपाधियां और सम्मान प्रदान करता था। देश की सारी भूमि सम्राट की संपत्ति थी और वह उसे किसी को भी दे सकता था। वह बांध बना सकता था, विदेशियों को आश्रय दे सकता था, टैक्स लगा सकता था, माफ भी कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था, न्याय प्रदान कर सकता था। यदि किसी संपत्ति का कोई स्वामी नहीं होता था तो वह सम्राट को मिल जाती थी। किंतु इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि गुप्त सम्राट निरंकुश शासक थे। मंत्रियों तथा अन्य उच्च कर्मचारियों के साथ उनके अधिकार बटे हुए थे। ग्राम पंचायतों तथा नगर परिषदों आदि स्थानीय संस्थाओं को बहुत से अधिकार दिए गए थे। प्रजा की इच्छाओं का आदर करके तथा उनका हित साधन करके सम्राट को जनता में लोकप्रियता प्राप्त करनी पड़ती थी। जनता से संपर्क रखने के लिए सम्राट देश का दौरा भी करते थे। गुप्त सम्राट सामान्यतः अपने उत्तराधिकारी मनोनीत करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी उसके पिता ने मनोनीत किया था और उसका प्रमाण तत्परिग्रहित शब्द के प्रयोग से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त वंश की प्रणाली हर्षवर्धन के समय में भी अपनाई गई थी। सम्राट राज्यवर्धन की हत्या के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न सामने आया और हर्षचरित का लेखक बाण हमें बताता है कि सेनापति सिंहनाग ने ये शब्द संबोधित किए, चूंकि राजा स्वर्गवासी हो गए और सर्प के डंक से राज्यवर्धन दिवंगत हो गए, अतः इस कठिनाई में आप ही शेष बचे हैं जो इस पृथ्वी को सहारा दे सकते हैं और अपने असहाय लोगों को सांत्वना दे सकते हैं। और कहा गया है कि हर्षवर्धन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिर सभा को विसर्जित किया गया। सम्राट की परिषद। गुप्त शासकों की अपनी परिषदें थी। इनमें राजकुमार, उच्च कर्मचारी और सामंत सम्मिलित थे। यह संभव है कि सम्राट की परिषद का एक कर्तव्य सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी को स्वीकार या अस्वीकार करना था। कालिदास ने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है। उसके अनुसार कंचुकी या प्रतिहार सम्राट तथा परिषद में संपर्क स्थापित करता था। मंत्री परिषद जो भी निर्णय करती थी उसे एक अमात्य के द्वारा सम्राट के पास भेज दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न मंत्री परिषद के सामने रख दिया जाता था और किसी निर्णय पर पहुंचने की चेष्टा की जाती थी और यह निर्णय सम्राट के पास भेजा जाता था और उसे अंतिम निर्णय करने का अधिकार होता था। कालिदास ने 3 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख किया है जो विदेश नीति,
वित्त और न्याय के अधिकारी थे। कालिदास के अनुसार मंत्रियों को अपने अपने कार्य में दक्ष समझा जाता था। बहुधा उनकी पदवी कुलानुगत होती थी। मंत्रियों की सभाओं की कार्रवाई को बहुत ही गोपनीय रखा जाता था। नागरिक कर्मचारी। देश के प्रशासन के लिए गुप्त शासकों ने बहुत बड़ी संख्या में नागरिक कर्मचारी नियुक्त किए थे। उनमें मुख्य कर्मचारी थे राजपुरुष, राजनायक, राजपुत्र, राजामात्य, महासामंत, महाकुमारामात्य, महाप्रतिहार, कंचुकी, आज्ञा संचारिक इत्यादि। कंचुकी वास्तव में महाप्रतिहारी था। उसका कर्तव्य था सम्राट के स्त्रियों की अंतःपुर की देखभाल करना। सम्राट से भेंट करने के लिए आने वालों की सूचना भी वह सम्राट को देता था। राजामात्य सम्राट के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता था। कभी कभी महासामंत को महाकुमारामात्य के बराबर स्थान दिया जाता था। राजस्थानीय संभवतः सम्राट या गवर्नर के निवास स्थान का एक कर्मचारी था। आज्ञा संचारी को सम्राट के आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। उनकी तुलना दरबारियों से की गई है। वे संरक्षकों तथा पथ प्रदर्शकों का कार्य भी करते थे। राजस्व और पुलिस व्यवस्था। राजस्व उगाने और पुलिस के कार्यों को पूर्णतः अलग अलग नहीं किया गया था। इन विभागों के कर्मचारी थे ऊपरीक, दशापधारिक, चोरणोद्धरिक, दंडिक, दंडपाशिक, ग्वाल्मीक, क्षेत्र प्रांतपाल, कोट्टपाल, अंगरक्षक और आयुक्तक और राजुक। ऊपरीक शब्द के विद्वानों ने भिन्न अर्थ लगाए। स्कंदगुप्त के बिहार शिला अभिलेख में ऊपरीक शब्द को कुमारामात्य शब्द से पहले प्रयुक्त किया गया है। एक अन्य अभिलेख में इस शब्द को कुमारामात्य और राजस्थानीय के बाद प्रयुक्त किया गया है। कुछ अभिलेखों में ऊपरीक दूत का कार्य करता दिखाई देता है। सैनिक अधिकारी। अभिलेखों में उल्लिखित सैनिक अधिकारियों के प्रमुख नाम हैं सेनापति, महासेनापति, बलाधिकृत, महाबलाधिकृत, दंडनायक, संधि विग्रहिक, महासंधि विग्रहिक, गुप्ता। चित्रवर्मा और बप्पा देव को सेनापति कहा गया है। वे सेनापति थे। विजयगढ़ शिलालेख में महासेनापति का उल्लेख किया गया है, जो सेनापति का उच्च अधिकारी रहा होगा। एक अभिलेख में स्लापक्स को बलाधिकृत कहा गया है, जिसे सेना का अधिकारी समझा गया। एक अन्य अभिलेख में नरसिंह को महाबलाधिकृत कहा गया है, जो अवश्य ही उच्च पदवी रही होगी। दंडनायक को सैनिक और न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में हरिसेन, ध्रुव भूति और तिलक भट्टक को महादंडनायक कहा गया। इस कर्मचारी का नाम बहुत समय तक रहा। महासंधि विग्रहिक संभवतः युद्ध और शांति के कार्यों का अधिकारी था। इस कर्मचारी का उल्लेख कन्नौज के हर्षवर्धन के संबंध में भी किया गया है। चमुप एक अन्य कर्मचारी का उल्लेख भी अभिलेखों में मिलता है, लेकिन उसके कर्तव्यों के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं है। वनपाल का उल्लेख भी है, लेकिन इसके विशेष सैनिक कर्तव्यों के विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख में कहा गया है कि उसने सभी देशों में रक्षक यानी गुप्ता नियुक्त किए। कालिदास ने भी ऐसे ही एक कर्मचारी का उल्लेख मालविका अग्निमित्रम में किया है। न्यायिक अधिकारी अभिलेखों में महादंडनायक, माक्षपटलिक आदि न्यायिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। संभवतः महादंडनायक एक न्यायाधीश और एक सेनानी का कार्य करता था। माक्षपटलिक संभवतः रिकॉर्ड का मुख्य रक्षक था। कालिदास ने धर्म स्थान का उल्लेख किया है। संभव है कि कालिदास के समय में सम्राट राजधानी में ऐसे एक न्यायालय में उपस्थित हुआ करता था। कालिदास ने धर्माधिकारों का भी उल्लेख किया। उन्हें धर्म की पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता था और नगर में व्यवस्था रखनी होती थी। दंड फायन के अनुसार दंड विधान अत्यंत ढीला था। प्राण दंड या शारीरिक दंड के बिना ही राजा राज्य करता है। अपराधियों पर उनके अपराध के अनुसार भारी या हल्का जुर्माना किया जाता है। बार बार विद्रोह करने पर केवल उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। कालिदास के अनुसार यदि कोई चोर पकड़ा जाए तो उसे रक्षिण नामक प्रहरियों को सौंप दिया जाता था। वे उसकी जांच करते और चोर से प्रश्नोत्तर करते थे।
चोर को नगर द्वार के निकट कैद में रखा जाता था और यदि अपराधी ने राजवंश का अपराध किया था तो सम्राट को सूचित किया जाता था। जिस अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता उसके मृत्यु के फूल शब्द लिखकर पट्टी बांध दी जाती थी। गुप्त काल में प्राणदंड देने का अत्यंत क्रूर ढंग था हाथियों से कुचलवा देना। विशाख दत्त के अनुसार अर्थपाल को एक व्यापारी के घर से चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उसे प्राणदंड दिया गया और संकेत मिलने पर एक लंबे दांत वाले मस्त हाथी को सामने लाया गया और उस हाथी को मृत्यु विजयी कहा जाता था और वध करना उसका खेल था। एक अन्य निर्दयी दंड था देशद्रोही की आंखें निकलवा देना, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए। कहा गया है कि उच्च अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाता था यदि वे राजा की हत्या का षड्यंत्र रचते थे। गुप्त काल में चोर, डाकू, वेश्याओं के घर, मदिरालयों, जुआ स्थानों, रोटी वाले की दुकानों, उपवनों, सन्यासियों की कुटियों, खाली मंदिरों, बाजारों, मंडी के दालानों और वर्गों में बहुत जाया करते थे और पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए उन स्थानों में जाया करती थी। संदेह वाले व्यक्तियों को पकड़ लिया जाता था और उनसे प्रश्नोत्तर किए जाते थे। सड़कों और कब्रिस्तान में घूमने का अर्थ था एकदम कैद होना, हथकड़ी लगाना और बंदी बना दिया जाना। यदि कोई शराबी सड़क पर पाया जाता था तो उसे भी गिरफ्तार कर दिया जाता था। प्रशासकीय विभाग। गुप्त वंश के अभिलेखों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ऊपर से नीचे तक प्रशासकीय विभागों का एक क्रम था। साम्राज्य के कई नाम थे जैसे राज्य, राष्ट्र, देश, मंडल, पृथ्वी, अवनी। इसे प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को भुक्ति प्रदेश और भोग कहा गया। एरिकिन प्रदेश, नगर भुक्ति, तीर भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति, उत्तर मंडल भुक्ति आदि भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों को विषयों में बांटा गया था जिसके शासक विषयपति कहलाते थे। विषयपति अपने विषय में एक अधिकरण की सहायता से शासन करता था जिसके 4 प्रतिनिधि होते थे। नगर श्रेष्ठिन, सार्थवा, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ। नगर श्रेष्ठी शहर के व्यापारियों की श्रेणी का प्रतिनिधि होता था। सार्थवा सभी व्यापारियों का प्रतिनिधि होता था। प्रथम कुलिक शिल्पियों का प्रतिनिधि था और प्रथम कायस्थ लेखकों का प्रतिनिधि। विषय के एक भाग को वीथी कहा जाता था। ग्रामों के संघ को पैठक और शांतक कहा जाता था। छोटी इकाइयों या ग्रामों के भागों को अग्रहार और पट्ट कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय शासन के प्रमुखों को कई नामों से जाना जाता था जैसे ऊपरिक, गोप्ता, भोगिक, भोगपति, राजस्थानीय। कभी कभी राजा के पुत्र या राजपुत्र को भी गवर्नर नियुक्त किया जाता था। राजवंश से संबंधित गवर्नर का सहचर मंत्री कुमारामात्य कहलाता था। प्रांतीय प्रशासन के कर्मचारियों में प्रमुख थे बलाधिकरणिक या सैनिक कोष का अधिकारी, महादंड नायक, सर्वोच्च न्यायाधीश था ये, विनय स्थिति स्थापक, विधि एवं स्वास्थ्य मंत्री था ये, भटास्पति, पैदल और घुड़सवार सेना का सेनापति था ये, महापीलुपति हाथी सेना का अधिकारी था। साधनिक का भी उल्लेख मिलता है जो ऋण और जुर्माने का कार्य संभालता था। जिला प्रशासन। विषयपति के कार्य में महत्ता यानी ग्रामभूत, ग्रामिक गांव का मुखिया, शौल्किक चुंगी का संग्रहकर्ता, गौल्मिक जंगलों और किलों का अधिकारी, अग्रहारिक अष्टकुलाधिकरणिक जो संभवतः स्थानीय क्षेत्र के 8 कुलों या परिवारों के अधिकारी थे, ध्रुवाधिकरणिक भूकर के अधिकारी, भांडागाराधिकृत कोषाध्यक्ष, रालवटक जो कि लेखपाल या मुनीम होता था और पुस्तपाल आदि उनके सहायक थे। जिले के प्रलेखागार यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस को अक्षपटल कहा जाता था जो कि मार्क्स पटलिक के अधीन था। इस विभाग में कई लिपिक भी थे और उनका काम था प्रलेखों और पत्रों का लिखना और उनकी नकलें करना। उन्हें लेखक और दिवीर कहा जाता था। प्रलेखों यानी डॉक्यूमेंट्स के अधिकारियों को कर्णिक कहा जाता था और उनका मसविदा बनाने वाला कर्ता कहलाता था।
नगर प्रशासन। नागरिक प्रशासन के प्रमुख को पुरपाल या नगर रक्षक कहा जाता था। एक अन्य कर्मचारी पुरपाल उपरीक का भी उल्लेख मिलता है, जिसे विभिन्न नगरों के प्रमुखों का अध्यक्ष कहा जाता था। दसपुर के प्रमुख को दसपुरपाल कहा जाता था। नगर का प्रशासन एक परिषद करती थी। अवस्थित एक विशेष अधिकारी था जो धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता था। ग्राम प्रशासन। ग्रामीण ग्राम का प्रमुख था, परंतु उसके साथ कुछ अन्य कर्मचारी भी थे, जैसे दूत, सीमा कर्मकाम, गडरिये, कर्ता, लिपिक, दंडिक, चोरणोधरिक और सतभट। परिषद या ग्राम सभा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। उनके कार्यों की चर्चा होती थी। यह संस्था बाण कवि के समय में भी विद्यमान थी, जिसे पंचकुल का उल्लेख किया है। राजस्व के साधन यानी कि इनकम के सोर्स। अभिलेखों के अध्ययन से राज्य के राजस्व के साधनों का पता चलता है। कुछ प्रमुख कर थे उद्रंग या भूमि कर। ऊपरीक किसानों से लिया जाता था, यह भी भूमि पर कोई स्वामित्व का था। वाट, भूत, धान्य, हिरण्य, आदेय, वैष्टिक, अनिवार्य श्रम। दशापराध या 10 अपराधों के लिए जुर्माना, भोग भाग आदि। कुछ अभिलेखों में ऐसे भी प्रसंग है कि गांवों को कर मुक्त कर दिया जाता था। एक अभिलेख के शब्दों में इसने कर नहीं देने हैं, इसे सेना या पुलिस या उद्वेत नहीं करेंगे, इसे अपनी गाय और बैल नहीं देने होंगे आदि का उल्लेख भी मिलता है। सैनिकों और राजा के छत्रधारियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्त भूमि, चारागाह, खालों, अंगार और ईंधन के अधिकार समर्पण न करना, औषधियाँ, खनिज पदार्थ शुद्ध करने का अधिकार न छोड़ना। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार केंद्र और प्रांतों में गुप्त प्रशासन सुव्यवस्थित था। केंद्रीय सचिवालय कार्यकुशल और जिला तथा ग्रामों में होने वाले घटनाओं की सूचना प्राप्त करता था। गुप्त प्रशासन ने काफी लंबे समय तक प्रजा को विदेशी आक्रमणों तथा आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षित रखा। दंड विधान का प्रशासन न्याय तथा मानवीयता का सुंदर समन्वय था। सरकार प्रजा के सांसारिक तथा आध्यात्मिक हितों की रक्षा करती थी और प्रशासन के विकेंद्रित होने के कारण जनता का भी शासन में हाथ था और स्थानीय संस्थाओं को बहुत से अधिकार प्राप्त थे।